नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं नरेंद्र प्रताप सिंह। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देख लिया है, एयरफोर्स एक्स ग्रुप की जो हमारी क्वेश्चन सीरीज है वो कंटिन्यू है। तो आज से पहले हमने एयरफोर्स की 4 वीडियोस डाल चुके हैं क्वेश्चंस को लेके। ये हमारी उसी क्रम में 5वीं वीडियो है। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक को डिस्कस करने वाले हैं। इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है हमारे, उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि मैं बोलते हुए आ रहा हूं कि क्वेश्चंस करने से पहले आपके पास में एक पेन और पेपर होना चाहिए। और साथियों, इस क्वेश्चन सीरीज को हमने एक नए तरीके से रिकॉर्ड किया है। यहाँ पर हम क्वेश्चंस को डिजिटल बोर्ड पर लेके आए हैं और मैं चाहता हूँ कि आपके पास में एक पेन और पेपर हो। क्वेश्चंस देखने से पहले आप उसको खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। उसके बाद में आप उसको अटेम्प्ट, अगर नहीं होता है तो आप मेरा उसका सलूशन देखिए। और साथ ही साथ में साथियों, मैं बोलना चाहूंगा कि जो क्वेश्चंस आपसे अटेम्प्ट नहीं हो पा रहे हैं, उन क्वेश्चंस को जरूर से अपने पास नोट करके लिखें, ताकि वो आगे एयरफोर्स के एग्जाम में आपको हेल्प करें। और लास्ट में जरूर से बोलना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये जो वीडियोस हैं मैं कंटिन्यू करने वाला हूं। मैं भी मैथ्स की भी लेके आने वाला हूं वीडियो। तो आप अपने साथ साथ दूसरों की भी तैयारी स्ट्रॉन्ग करवाइए। अंत में शुरू करते हैं बिना देर किए। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में ये है, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज डिफाइंड एज। विभव प्रवणता को कैसे परिभाषित किया जाता है? फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट एरिया, फॉल ऑफ पोटेंशियल बिटवीन द टू एंड्स ऑफ वायर, पोटेंशियल एट एनी वन एंड ऑफ द वायर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं इसका आंसर। देखिए, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ को ही मैं पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलता हूँ। जैसे कि ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में कोई वायर है, इसकी एक इकाई लेंथ पर, लंबाई पर कितना पोटेंशियल गिर रहा है, इसी को मैं पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलता हूँ। इसका फॉर्मूला हो जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट बराबर पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में लेंथ। एक यूनिट लेंथ पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, वही मेरा पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट ऑप्शन होगा। आप इसको अच्छे से नोट कर लेना। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है, एज पर द फिगर विच इज द करेक्ट रिलेशनशिप। कौन सा संबंध सही होगा? तो देखिए, किरचॉफ्स का करंट लॉ है कि जंक्शन पे जो करंट होगा वो जीरो होगा। कोई भी जंक्शन पॉइंट ले लीजिए आप, उस पर जीरो करंट होगा। तो जो करंट आ रहा है, सारे आने वाले करंट बराबर होंगे किसके? जो करंट बाहर जा रहे हैं। तो आने वाले कौन कौन से करंट है? देखिए, I1 है, प्लस यहाँ पर I6 है, I4 है प्लस का, ये तो आ रहे हैं। और जा कौन सा रहा है? बाहर, बाहर निकल रहा है I2, बाहर निकल रहा है, बराबर हो जाएगा I2 प्लस I5 प्लस I3। तो मेरी ये रिलेशन खत्म हो जाएगी। I1 प्लस I4 प्लस I6 बराबर I2 प्लस I3 प्लस ये। ऑप्शन नंबर सेकंड मेरा सही हो जाएगा। ये किरचॉफ्स का करंट लॉ है कि जितने आने वाले करंट हैं और जाने वाले करंट हैं, दोनों बराबर होंगे। The next and the third question that we have, what is the force between two small charge sphere having charge? तो चार्ज Q1 दे रखा है हमें 2 into 10 की पावर माइनस 7 कूलम, और Q2 दे रखा है तो हमें 3 into 10 की पावर माइनस 7 कूलम। और इनके बीच में जो सेपरेशन D है मेरे पास 30 सेंटीमीटर। तो आपको पता है फोर्स कितना होता है जब दो चार्ज होते हैं? F बराबर K टाइम्स ऑफ Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। K की वैल्यू आपको पता है, K बराबर क्या होता है? 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है। यहाँ इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 है मेरा 2
इंटू 3Q2 है, ये पावर दोनों को एक साथ 10 की पावर -14 हो जाएगा, अपॉन में आर स्क्वायर। 30 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 30 इंटू -2 10 की पावर का स्क्वायर। और देखिए इसको कैलकुलेट करने के बाद में मेरा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट वन। इसको कैलकुलेट आपको करना है। तो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन चार्जिंग अ सोप बबल इट्स साइज। जो साबुन का बुलबुला होता है उसको अगर चार्ज दे दिया जाए तो उसका साइज क्या होगा, छोटा होगा, डिक्रीज, इंक्रीज, रिमेन सेम, अब कुछ कहा नहीं जा सकता। तो देखिए इसके बारे में समझते हैं। ये साबुन का बुलबुला है, इसके अंदर कुछ नहीं है, इसके अंदर एयर है। अब जो चार्ज दिया जाएगा वो इसके सरफेस पर आ जाएगा, प्लस चार्ज दूं या फिर माइनस चार्ज दूं, जो भी चार्ज दिया जाएगा एक तरह का चार्ज होगा, प्लस या फिर माइनस। अगर इसको चार्ज दिया जा रहा है प्लस और माइनस का, तो मैं समझता हूं इन चार्जेस के बीच में रिपल्सन हो जाएगा, इनके बीच में एक रिपल्सिव फोर्स काम करेगा, और रिपल्सिव फोर्स काम करेगा, ये चार्ज एक दूसरे से दूर भागना चाहेंगे, तो जो बबल का साइज है, बुलबुले का साइज है, वो बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि रिपल्सन हो रहा है तो रिपल्सन हो रहा, तो ये एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे तो उसका साइज बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन हमारे पास में यह है, अ कैपेसिटर इज चार्ज बाय अ बैटरी। एक संधारित्र को चार्ज किया गया है, आवेशित किया गया है, एंड अ चार्जिंग बैटरी इज डिस्कनेक्टेड एंड द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड इन इट, देन द कैपेसिटर, देन फॉर द कैपेसिटर चार्ज रिमेन कांस्टेंट, आवेश वही रहेगा, चार्ज बढ़ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स कांस्टेंट, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेस। देखिए जब कोई कैपेसिटर है उसको चार्ज किया दिया, तो चार्ज देने के बाद में इसकी कैपेसिटेंस कुछ ना कुछ ये रही होगी, ये C बराबर इसकी जो धारिता है एप्सिलॉन नॉट A बाय D। जब इसके बीच में कोई भी मैं डाइलेक्ट्रिक डालूंगा, डाइलेक्ट्रिक से इसको मैंने फिल कर दिया, डाइलेक्ट्रिक से फिल करने के बाद में इसकी जो कैपेसिटी बनेगी C बराबर बनेगी K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A बाय D। जब इस कैपेसिटर को मैंने चार्ज करके अलग रख दिया बैटरी को, और यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक डाला, तो जो मेरा चार्ज है, चार्ज तो वही रहेगा, चार्ज विल बी रिमेन कांस्टेंट। हाँ, उसकी कैपेसिटेंस जो धारिता है वो बढ़ जाएगी, लेकिन चार्ज मेरा वही रहने वाला है, चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 मेरे पास में ये है, इफ अ डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देन कैपेसिटेंस विल बी, उसकी धारिता पर क्या फर्क पड़ेगा, धारिता बढ़ जाएगी, सेम रहेगी, कम हो जाएगी, या फिर पहले बढ़ेगी या फिर बाद में कम होगी। अभी इससे पिछले वाले क्वेश्चन में समझा कि जो मेरा कैपेसिटेंस है, जब पैरेलल प्लेट जिसके बीच में कुछ नहीं है, एयर है, तो मेरी जो एयर होने के बाद में जो C बनता है, धारिता बनती है, कैपेसिटेंस बनता है, मेरा क्या बनता है एप्सिलॉन नॉट A बाय D। जब इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक को डाला जाता है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K होता है, तो इसकी जो कैपेसिटेंस है, धारिता है, वो बन जाएगी K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A बाय D, एप्सिलॉन नॉट A बाय D, सॉरी ये D नीचे आएगा। तो इसकी जो धारिता है, कैपेसिटेंस है, वो K गुना बढ़ जाएगी, K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, तो मेरी धारिता इंक्रीज होगी, धारिता बढ़ जाएगी। जो देखो जो K की वैल्यू है ना, वो 1 होती है फॉर एयर, वैक्यूम के लिए 1 होती है। इसके बाद में जो भी आप मीडियम लेने वाले हैं, पानी ले लीजिए, आप दूसरा मीडियम ले लीजिए, उसकी K की वैल्यू 1 से बड़ी ही होगी, तो मेरा जो कैपेसिटेंस है वो बड़ा ही आएगा, तो धारिता मेरी बढ़ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 दैट वी हैव, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट with regards to the material of the electrical insulators। विद्युत अवरोधकों जो इंसुलेटर्स होते हैं उनके लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है।
they have no electron, they do not flow easily through them, they are crystal, they have more number of electrons and the protons of their surface। देखिए, जो इंसुलेटर होते हैं वो उनका काम होता है करंट को अपने से पास नहीं होने देना, और करंट को पास होने के लिए सबसे मेन चीज होती है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना। तो जो अवरोधक होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, तो वो अपने आप से करंट को पास नहीं होने देते। तो मतलब इसका ऑप्शन नंबर सेकंड कि वो इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट फ्लो इजीली थ्रू देम। अब कोई भी चीज है, चाहे कंडक्टर है चाहे इंसुलेटर है, उनके पास में इलेक्ट्रॉन तो होंगे। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इंसुलेटर के पास में इलेक्ट्रॉन नहीं है, बस वो पास नहीं होने देते, अपने से इलेक्ट्रॉन्स को पास नहीं होने देते। सो दैट्स व्हाई द ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। तो 8th नंबर का क्वेश्चन हमारे पास में ये है, देखो, अरेंज मेटल, नॉन मेटल एंड सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टेंस। इनका रेजिस्टेंस के बेसिस पे इनको अरेंज करना है। रेजिस्टेंस अभी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में अभी एक्सप्लेन किया कि रेजिस्टेंस वो चीज होती है कि जो करंट को अपने से पास होने में परेशानी करे, उसका अपोज करे, वो मेरे पास में रेजिस्टेंस होता है। तो देखिए, मेटल्स के पास में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफी हद तक होते हैं। और जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके पास में जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बिल्कुल नहीं होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को अपने आप से पास ही नहीं होने देते हैं, जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया। और जो सेमीकंडक्टर होता है, इसके पास में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नॉन मेटल से तो बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन मेटल से कम होते हैं। तो जो इसका रेजिस्टेंस बनेगा, जो इसकी प्रतिरोध बनेगा, वो सबसे ज्यादा होगा नॉन मेटल में, क्योंकि इसके पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं। इसके बाद में सेमीकंडक्टर में, क्योंकि इसके पास में होते हैं लेकिन मेटल से कम होते हैं। और फिर आता है लास्ट में मेटल, या दूसरी भाषा में उसको बोलते हैं कंडक्टर या फिर धातु। तो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द करेक्ट वन इन दिस केस। तो 9th number question that we have, if two conducting sphere are separately charged and then brought in contact। दो स्पीयर है, उनको चार्ज कर दिया, दो गोला है, उनको अलग अलग चार्ज कर दिया। अब उनको अलग अलग चार्ज करने के बाद में उनको कांटेक्ट में लाया गया। अब कांटेक्ट में कैसे भी ला सकते हैं, जरूरी नहीं उनको टच ही किया गया हो, ऐसा नहीं है, ये कांटेक्ट में लाया गया। अब इन पर जो चार्ज है वो अलग अलग हो सकता है, और इनको कांटेक्ट में ला गया, यहाँ पे एक वायर कनेक्ट कर दिया इनको। अब वायर कनेक्ट करने के बाद में ये कांटेक्ट में है, अभी अभी कांटेक्ट में है। अब क्या बोल रहे हैं, द टोटल एनर्जी ऑफ द टू स्पीयर इज कंजर्व्ड, द टोटल चार्ज ऑन द स्पीयर इज कंजर्व्ड, बोथ द एनर्जी एंड चार्ज आर कंजर्व्ड, द फाइनल पोटेंशियल इज ऑलवेज द मीन ऑफ ओरिजिनल पोटेंशियल ऑफ द टू स्पीयर। तो देखिए, ये चार्ज Q1 है, इस पर चार्ज Q2 है। अब जब इन दोनों को चार्ज करके अलग अलग करके इनको कनेक्ट किया गया है, अब कनेक्ट करने के बाद में यहाँ से चार्ज फ्लो होगा। कहाँ से फ्लो होगा, जिसका पोटेंशियल हाई है, जिसका विभव हाई है। तो अल्टीमेटली चार्ज जो रहने वाला है Q1 प्लस Q2 पहले था, और Q1 प्लस Q2 ही बाद में रहेगा। मतलब जो चार्ज है वो मेरा कंजर्व रहेगा, संरक्षित रहेगा, चार्ज कहीं नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, जो मेरी ऊर्जा है वो कम हो जाएगी। क्यों ऊर्जा क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि जो ये कनेक्टिंग वायर है, ये जो वायर लगाया है मैंने बीच में, इस वायर की वजह से इस वायर में हल्की सी हीट पैदा होती है, और हीट के फॉर्म में एनर्जी निकलती है। इसलिए ये जो चार्ज तो कंजर्व रहने वाला है लेकिन एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। तो इसमें क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर का सेकंड मेरा सही रहने वाला है। द लास्ट क्वेश्चन दैट वी हैव फॉर टुडे, आज के लिए हमारे पास लास्ट क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डाइलेक्ट्रिक। परावैद्युत के संबंध में हमने एक स्टेटमेंट देखना है, डाइलेक्ट्रिक हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, डाइलेक्ट्रिक डज नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, डाइलेक्ट्रिक आर कंडक्टर। पहला ऑप्शन है ओनली फर्स्ट। तो देखिए, ये समझिए, डाइलेक्ट्रिक के पास में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। क्यों, क्योंकि वो इंसुलेटर से बना हुआ होता है। तो
इंसुलेटर से बना हुआ होता है तो इसके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, तो पहला ऑप्शन मेरा गलत हो जाता है। और ये कंडक्टर से बना होता है, ये भी गलत हो जाता है। तो ऑप्शन बचता है मेरे पास में सेकंड, तो ओनली सेकंड इज करेक्ट। देखिए डाइलेक्ट्रिक जो है उसके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, वो चार्ज का जो फ्लो है उसको नहीं होने देता। लेकिन डाइलेक्ट्रिक की एक प्रॉपर्टी है कि वो फोर्स को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एग्जर्ट करने देता है, लेकिन फ्लो ऑफ चार्ज नहीं होने देता। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन। और लास्ट में ये बोलना चाहूंगा कि आज हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद में हम मैथ्स भी डिस्कस करने वाले हैं और फिजिक्स भी कंटिन्यू रहेगा हमारा। हम जो एयरफोर्स और नेवी के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं हम पहले वो डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने आज से पहले वाले 4 वीडियोस जो हमने अपलोड कर चुके हैं वो नहीं देखे तो उनको जरूर से देखिए। हमने उसमें मोशन के बारे में डिस्कस कर रखा है, काफी अच्छे से डिटेल में क्वेश्चन डिस्कस कर रखे हैं, काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। और जरूर से मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने ये क्वेश्चंस कैसे लगे। आगे भी मैं लाने वाला हूं और आगे आपको किस पोर्शन में आपको क्वेश्चन चाहिए वो भी आप जरूर से कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गॉड ब्लेस यू।